ध्यान दीजिए सामने। आज पहले हम डिस्कस करेंगे सारे कंडक्टर्स के कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स। सामने ध्यान दीजिए, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो प्लीज पे अटेंशन। डिस्कशन करते हैं पहले कॉन्सेप्चुअल्स फिर न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्चुअल्स में फर्स्ट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ अ कैपेसिटर या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। क्या होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच अ डाइलेक्ट्रिक या मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट इट्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग? ये हमने पहले किया था। अगर इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसका मतलब किसी स्पेस को अगर मुझे बचाना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो मैं क्या करूंगा? उसके चारों, उसको आसपास कंडक्टर कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। अगर मुझे किसी स्पेस को बचाना है, अगर किसी अप्लायंस को बचाना है, तो उसको कंडक्टर के अंदर रख दूंगा, सो दैट कि एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट उस पर क्या हो जाए? जीरो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। याद है सबको? सेकंड के बाद आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है? Can a solid conducting sphere hold more charge than a hollow sphere? No, दोनों में सेम चार्ज होगा, because charge on a conductor, charge on a conductor always reside on the outer surface, बाहरी सतह पे होता है। तो चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, आउटर सरफेस का एरिया दोनों ही केसेस में क्या रहेगा? सेम। तो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। थर्ड, टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, वन हॉलो एंड अदर सॉलिड, आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज डेंसिटीज? सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो गया? के Q1 by R1 और के Q2 by R2। सो Q1 by Q2 बराबर हुआ R1 by R2 के। आपको क्या बोल रहा है? सेम रेडिया है, कट गया 1:1। चार्ज का रेशियो आ गया 1:1। आपको किसका रेशियो निकालना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सिग्मा 1 by सिग्मा 2, ये हुआ Q1 by 4 pi R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 by 4 pi R2 स्क्वायर। 4 pi Q1 Q2 है 1, R1 R2 बराबर है, रेशियो हो गया 1:1। गॉट इट? चारों समझ में आ गए? आ जाते हैं फिफ्थ पे। इफ अ स्मॉल चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर बिग एंड हॉलो चार्ज कंडक्टर एंड द टू आर जॉइंड बाय अ वायर, विच वे द चार्ज विल फ्लो? चार्ज हमेशा स्टोर कहां होता है? ऑन द आउटर सरफेस। आपके पास दो हैं, एक है बाहर और एक है छोटू। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो अंदर से जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? आउटर सरफेस पे। तो चार्ज हमेशा कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस। समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ, व्हाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटर सरफेस ऑफ अ हॉलो कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस? इसका एक मैंने आपको रीजन बताया था कि एवरी कंडक्टर एक्ट्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस and electric field is always perpendicular to equipotential surface. Therefore electric field is always perpendicular to the surface of conductor. एक रीजन हमने ये पढ़ा था। There is another reason. क्या रीजन है? आपके पास ये एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है। मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया एंगल पे। अगर एंगल पे तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हो जाएगा E cos थीटा, एक हो जाएगा E sin थीटा। ड्यू टू E cos थीटा देयर विल बी मूवमेंट ऑफ चार्जेस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। देयर विल बी मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ऑफ चार्ज ड्यू टू E cos थीटा, but charge does not move
बिकॉज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पूरे का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज तो मूव करता ही नहीं, क्योंकि चार्ज कब मूव करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मूव नहीं करता, मतलब ई कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। यही यहां पे इंग्लिश में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट नॉर्मल, इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, free charges on surface of the conductor would then experience and force and move in the static situation, therefore electric field should not have a tangential component, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये एक रीजन हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया सोचने का, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if electrostatic potential at the surface of a sphere is 5 centimeter of 5 centimeter radius is 50 volt, then what is the potential at the center? कंडक्टर इक्विपोटेंशियल पे होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है, पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, 50 है तो 50 ही रहेगा। ये कंसेप्ट याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था, ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट हो, ये सी पॉइंट हो, ये डी पॉइंट हो, सारे के पोटेंशियल बराबर होते हैं। किसके बराबर होता है? के क्यू बाय रेडियस। और अगर आउटसाइड देखूं एक्स डिस्टेंस दूर, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाय एक्स। तब चेंज हो जाता है। इनसाइड पोटेंशियल या ऑन द सरफेस पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कितना हो जाता है? के क्यू बाय रेडियस। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल of charge q and radius r at a distance r from the center is, ध्यान दो प्लीज, किसकी बात की है? यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ रेडियस r एट द डिस्टेंस r, तो सेंटर से जब तक रेडियस पे नहीं पहुंचता तब तक पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जीरो होती है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो मतलब ये ऐसे बनेगा ग्राफ, पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है। एक मिनट, गंदा सा कर दिया, ये चार्ज स्फीयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने क्या पढ़ा था? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें अगर मैं पोटेंशियल विद डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊंगा तो इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट till the surface, and after that it is inversely proportional to r. इसमें भी inside it is constant till the surface, after that it is inversely proportional to r. समझ में आ गई बात? So inside it is constant and after that it is inversely proportional to r. तो ऑप्शन k q by radius for points outside, k q by r for point outside and k q by radius for point inside, बिल्कुल ठीक है। इसके बोथ के लिए नहीं चलता, जीरो तो होती नहीं, जीरो होती नहीं पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। अ मेटल स्फीयर इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट एंड इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल मेटल शेल ऑफ पोटेंशियल 100 वोल्ट। इफ द शेल एंड द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय द वायर, इन विच डायरेक्शन द चार्ज विल फ्लो? चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इनर टू आउटर, बिकॉज फॉर अ कंडक्टर चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। ध्यान देना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसमें मैं एक शेल और एक स्फीयर को अलग अलग रख के कनेक्ट करता तो फ्लो करता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, बिकॉज चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। बट इन दिस सिचुएशन द वन स्फीयर इज इनसाइड। अब वो अंदर होने की वजह से वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब अंदर कम पोटेंशियल है, बाहर ज्यादा है, तब भी अंदर से बाहर जाएगा, बिकॉज चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। समझ में आई बात? आ जाते हैं 10th पे। व्हाट इज अ डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड होता है, नॉन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड नहीं होता, तो डायपोल मोमेंट नॉन पोलर की क्या हो जाएगी? 0। आ जाते हैं 11th पे। अ मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड which is the path followed by the lines of forces? 4th, परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है, परपेंडिकुलरली लीव कर रही है। आ जाते हैं 12th पे। why does the electrical conductivity of Earth's atmosphere increase with altitude?
ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर गेट्स थिनर एंड लेस डेंस। दिस वुड मीन दैट लेस एयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the higher up as we go, and thus atmospheric ions have more room to move about with greater speed. This will result in increasing conductivity. एयर की डेंसिटी ऊपर कम होती जाती है तो जो आयंस है वो इजीली मूव कर जाते हैं। तो जब इजीली मूव करेंगे, उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो आयंस होते हैं बेटा, सारे होते हैं, एटमॉस्फेयर में आयंस नहीं होते। नेक्स्ट 13, कंसिडर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विद R1 ग्रेटर देन R2। दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस R1, एक दूसरा छोटू, इसका रेडियस R2। इफ द टू आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो V1 बराबर किसके? V2 के। V1 बराबर V2 के। सो K Q1 बाय R1 बराबर होगा K Q2 बाय R2। सो Q1 बाय Q2 किसके बराबर हुआ? R1 बाय R2 के। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज मोर और लेस। चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 आपको निकालना है। ये हो जाएगा Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया। Q1 बाय Q2 को आप क्या लिख सकते हो? Q1 बाय Q2 को आप R1 बाय R2 लिख सकते हो इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। सॉल्व करो बाय R2 बाय R1, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 हुआ R2 बाय R1, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पिछली एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी था, लास्ट वाला। उसके बाद अगले में जब मैंने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बताई थी तब भी एक चीज एक्सप्लेन की थी। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो जिसका रेडियस छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल पे, आखिरी। कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम मस्ट ऑल्सो, कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम must also have same potential. Conductor having equal positive charge and volume. कुछ कटा तो नहीं है क्वेश्चन में? देखना जरा। Conductor having equal positive charge and volume must also have same potential. Conductors होना चाहिए, दो होगा तब होगा। ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज सेम है, जिनका पॉजिटिव चार्ज सेम है और वॉल्यूम सेम है, उनका पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, हाँ यही है ना, मटेरियल पे, शेप पे, साइज पे। यहां पे सिर्फ मैंने वॉल्यूम सेम किया, ना तो मटेरियल सेम बोला, ना तो मटेरियल सेम बोला, सिर्फ साइज ही तो सेम बोला, मटेरियल सेम नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का सिग्मा, दोनों का वो सेम होगा सिग्मा, सॉरी दोनों का वो डिफरेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल आपका के क्यू बाय आर होता है, के 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वो एयर में बात की, मीडियम बदल दूंगा पोटेंशियल बदल जाएगा, एक ही कंडक्टर की वजह से भी। सो मीडियम वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। दूसरा, पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड वॉल्यूम, ऑब्वियसली फॉल्स हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया आपका कंसेप्चुअल्स। न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पे। पहले 3 क्वेश्चन सामने ध्यान दीजिए। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge q, electrostatic potential and electric field is center of the sphere. Center of the sphere कंडक्टर है, कंडक्टर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0, और पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय रेडियस। सो के क्यू बाय रेडियस, पहले क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, पहले पोटेंशियल फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय रेडियस और 0। क्योंकि कंडक्टर बोला, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर बोला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या हो जाएगी? इनसाइड 0, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है जी, आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज
कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, ऑब्वियसली अंदर पोटेंशियल क्या हो जाता है कंडक्टर में, कांस्टेंट। लार्जेस्ट से कुछ नहीं हो। थर्ड, अ हॉलो मेटल स्फीयर of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface is इतना, the potential at the center same रहेगा, potential अंदर और सरफेस में सेम रहता है, बाहर पोटेंशियल चेंज होता है। समझ में आ गई सबको बात यहां तक? पहले तीन इजी सिंपल। आ जाते हैं फोर्थ फिफ्थ पे। फोर्थ देखिए सामने, सॉल्व करते हैं। अ चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर of radius 0.1 meter. चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम, एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, उसको आपने चार्ज दिया 12 माइक्रोकूलम, रेडियस है 0.1 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस एंड एट द सेंटर। तो पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल एट सेंटर सेम होती है, कितनी हो जाती है, के क्यू बाय रेडियस। के कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज कितना 12 इंटू 10 टू पावर -6, और रेडियस कितना बोला है 0.1 मीटर, 10 टू पावर -1, 12 9 108 इंटू 10 टू द पावर 10 - 6 4, तो 1.08 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट। ठीक है, दोनों ही पार्ट का आंसर सेम रहेगा, सेंटर पे भी और सरफेस पे, इनसाइड भी। ठीक है, आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या बोला, टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 1 and 3 आर गिवन चार्जेस ऑफ इतना एंड इतना। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। ओके, अब ध्यान दो ये कैसे करना है, मैं करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। ये नहीं हुआ होगा शायद आपसे, क्योंकि अब यहां पे डिफरेंट साइज है। जब भी ऐसा होता है तो आप दो लॉजिक लगाते हो। पहला होता है कॉमन पोटेंशियल, और दूसरा होता है चार्ज कंजर्वेशन। जब भी शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगी तो आप दो लॉजिक से बेस्ड क्वेश्चंस करते हो। एक कॉमन पोटेंशियल की शेयरिंग के बाद दोनों का वोल्टेज क्या हो जाता है बराबर, और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन कि दोनों का चार्ज क्या रहता है ओवरऑल कंजर्व। अब क्वेश्चन में बोला टू मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 and 3, एक का रेडियस छोटू 1 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस बड़ू 3 सेंटीमीटर। चार्ज दिया -1 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, ये Q1 मान लिया। इसका चार्ज है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। इफ दीज आर कनेक्टेड वाया कंडक्टिंग वायर, कनेक्ट कर दिया, मान लिया इसका चार्ज हुआ Q1 डैश, इसका हो गया Q2 डैश। Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर हुआ, Q1 प्लस Q2, मतलब 4 इंटू 10 टू पावर -2 कूलम। मानते हो यहां तक? इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। चार्ज क्योंकि क्या है कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी चीज जो हमें बोली वो है कॉमन पोटेंशियल। सो K Q1 डैश बाय 1 इज K Q2 डैश बाय 3। K कट गया, आपके पास Q2 डैश आ गया 3 टाइम्स Q1 डैश। सॉल्व कर लो, 3 Q1 डैश प्लस 3 Q1 डैश प्लस Q1 डैश, 4 Q1 डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -2। सो Q1 डैश आ गया 10 टू पावर -2, और Q2 डैश कितना आ गया, एक मिनट चार्ज नेगेटिव था ना, ठीक है। Q2 डैश कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। सो उसका कूलम छत पे चढ़ गया। सो Q1 डैश हुआ 10 टू पावर -2 कूलम, और Q2 डैश हुआ 3 इंटू 10 टू पावर -2। फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर कितना होगा, बिगर में 3 इंटू 10 टू पावर -2, 3 इंटू 10 टू पावर -2। समझ में आ गया? हमेशा जब भी दो बॉडीज को आप ज्वाइन करोगे, दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करोगे। पहला कौन सा, चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा कौन सा, कॉमन पोटेंशियल। प्लीज इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्लास में किया था, दोबारा देखिए। आपको बोला 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस A। एक काम करते हैं, इसको कलर कोडिंग करते हैं।
भाई पैसे खर्च करें तो यूज करें ना इसको। ठीक है, अब एक मिनट बात नहीं बेटा, प्लीज देखो, ए बी सी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बेटे सामने ध्यान दो, ए का पोटेंशियल टोटल निकालना है। अपने चार्ज की वजह से के क्यू ए बाय ए, के क्यू ए बाय रेडियस, बाहर वाले की चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो रेडियस पूरा लेते हो, के क्यू बी बाई बी। जिस कलर का स्फेयर है उस कलर के से ही उसका पोटेंशियल लिख रहा हूं। रेड वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू सी बाई सी। क्या यहां तक समझ में आता है? क्यू ए क्यू बी क्यू सी आपको क्या दिया हुआ है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। सो ए का चार्ज हो गया 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा, बी का चार्ज है 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा, सी का चार्ज है 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा, इसका माइनस था बीच में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, के कॉमन 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा अपॉन ए प्लस के माइनस 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा अपॉन बी प्लस के 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी। 4 पाई कॉमन, के कॉमन, सिग्मा कॉमन, ए माइनस बी प्लस सी। इक्वेशन नंबर 1, नो प्रॉब्लम। बांदर का पोटेंशियल निकालते हैं, बी का क्या होगा पोटेंशियल, अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल निकालना, तो पूरा डिस्टेंस के क्यू ए बाई बी प्लस अपने चार्ज की वजह से के क्यू बी बाई बी प्लस बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल के क्यू सी बाई सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, के कॉमन 4 पाई और सिग्मा कॉमन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। सी का पोटेंशियल निकालते हैं। सी का पोटेंशियल सबसे अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस पूरा लोगे, के क्यू ए बाई सी, दूसरे की वजह से निकालना है बाहर के क्यू बी बाई सी, तीसरे की वजह से निकालना है के क्यू सी बाई सी। सॉल्व करेंगे, के कॉमन 4 पाई सिग्मा कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी। नंबर 3। अब आपको क्वेश्चन में ये तो हो गए पोटेंशियल्स, इसके बाद बोल रहा है obtain the relationship between A, B and C if A and C are at same potential. So VA and VC बराबर पोटेंशियल पे हैं, VA और VC को बराबर कर दीजिए, 4 पाई K सिग्मा, 4 पाई K सिग्मा A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू 4 पाई K सिग्मा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी। 4 पाई के सिग्मा कट गया, सी से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, इधर सी कॉमन ए माइनस बी, राइट साइड पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कट गया, आपके पास सी आ गया ए प्लस बी। ये हो गया इनका रिलेशन। क्या ये क्लियर है सबको, समझ में आ गया? श्योर बेटे, सबको क्लियर है? श्योर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर रंग बिरंगा 6। आ जाते हैं 7th पे, 2025 बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है, इसी साल वाला। कंसिडर 3 मेटल spherical shells A, B and C, each of radius R. Each shell is having a concentric metal ball of radius R by 10. 3 मेटल शेल्स हैं ए बी सी। समझ लो पहले बेटा, ये 3 मेटल शेल्स हैं, थोड़ी छोटी कर देते हैं। ये ए, ये बी
ये C, तीनों में R रेडियस की है. Each shell is having a concentric metal ball of radius R by 10. एक मेटल बॉल है रेडियस R by 10. इसके अंदर भी एक मेटल बॉल है R by 10. इसके अंदर भी मेटल बॉल है रेडियस R by 10. Spherical shells A, B, C are given charges plus 6Q, minus 4Q, plus 14Q. The inner metal balls are also given charges minus 2Q, plus 8Q, minus 10Q. कितना घुमाया ना क्वेश्चन. Compare the magnitude of electric field due to the shells A, B, C at a distance 3r from the center. मतलब बाहर निकालना. For any point outside, it behaves as if entire charge is at the center. क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? K टोटल चार्ज 4Q by 3r का स्क्वायर. दूसरे वाले की कितनी हो गई? K टोटल चार्ज 4Q by 3r का स्क्वायर. तीसरे की कितनी हो गई? K 4Q by 3r का स्क्वायर. आंसर कितना हो गया? 1:1:1. देखो कितना घूमा था क्वेश्चन, कितना कुछ दिया उसने. है फुद्दू सा. अब ये अभी आपको फिर भी शायद याद आ समझ में आ जाए, अरे ये तो बड़ा आसान है, बच्चों ने किया नहीं. बट वो पेपर का प्रेशर अलग होता है जब एग्जाम आप देते हो. देन यू आर ऑलवेज डाउटफुल, यार ये इतना आसान हो सकता है. कंसेप्ट लगाओ ना यार. समझ में आ गई बात सबको? इजी लगा? फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. सो यहां टोटल चार्ज कितना हो गया? 2Q. 4Q. इधर भी टोटल कितना हो गया? 4Q. इधर भी कितना हो गया? 4Q. खत्म. इजी? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. आखिरी क्वेश्चन, देन वी वाइंड दिस अप. इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन, हमें पता है, आगे देखते हैं. In general, metallic ropes are suspended on the carriers, which make inflammable material to keep the carrier of the body in contact with earth. करोड़ों बार कर रखा है. There are two metallic spheres of same radii, but one is solid and the other is hollow. दोनों में चार्ज क्या होगा? Then they can be charged equally. बिल्कुल दोनों में इक्वल चार्ज आएगा. रेशियो 1:1 होगी क्योंकि चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा. Which of the following materials can be used to make a Faraday cage? Faraday cage क्या होता है? एक मेटालिक एंक्लोजर जिसके बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर इफेक्ट ना पड़े. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए तो वो किसका बनना चाहिए? कंडक्टर का. तो यहां कंडक्टर कौन है? कॉपर. बी पार्ट. An insulated point charge minus Q is placed inside a Faraday cage. Its surface must have charge equal to minus Q. देंगे तो सरफेस पे कितना होना चाहिए? प्लस Q. इंड्यूस चार्ज प्लस Q होना चाहिए, तभी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0. What is the electric force inside a Faraday cage when it is struck by lightning? आंसर क्या होगा? 0. बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? 0. समझ में आ गया? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. इजी है, क्यूट है, पक्का. सो ये था आपका कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज.